हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केपलर लॉ ऑफ ए प्लेनेटरी मोशन। आज की वीडियो में अपन जो अपनी ग्रहीय गति होती है, ग्रहों की जो गति होती है, सूर्य के चारों ओर जो अपने ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो वो एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगाते हैं, अपन सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो उनकी जो प्लेनेटरी जो मोशन होती है यानी जो ग्रहीय गति होती है, उसके लिए केपलर ने कुछ जो नियम दिए थे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे केपलर के लॉ। केपलर ने 3 नियम दिए थे जो भी अपने ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, उनकी मोशन के लिए, ठीक है। उसमें से फर्स्ट लॉ जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो नियम था, फर्स्ट नियम ने उसने कहा था कि जो अपना ग्रह होते हैं वो एक सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो होता है उसकी नाभि पर स्थित होता है। तो लिख लेते हैं इसको कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय इलिप्स फॉर्म में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य किसकी नाभि पर, दीर्घवृत्त की जो नाभि होती है उसकी नाभि पर स्थित होता है। सूर्य इसकी नाभि पर स्थित होता है। ये अपना पहला नियम है, केपलर का फर्स्ट लॉ। प्लेनेटरी मोशन के लिए उसने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। पहला नियम था कि जो भी अपने प्लेनेट होते हैं, जो भी अपने ग्रह होते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य कहाँ पर स्थित होता है, उसकी नाभि पर, यानी दीर्घवृत्त की जो नाभि होती है उस पर स्थित होता है। अब जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में उसने कहा था कि जो सूर्य से ग्रहों की गति के लिए अपन जो ध्रुवांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ध्रुवांतर रेखा में उस रेखा की गति के द्वारा जो अपना कक्षा में जो समतल रचित होगा वो क्षेत्रफल समान समय में कैसा होता है, समान होता है। कहने का मतलब है जैसे अपन ध्रुवांतर रेखा खींचते हैं इसके लिए, तो ध्रुवांतर रेखा क्या करेगी, मूव करेगी तो क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल को घेरेगी, तो समान समय में समान क्षेत्रफल को घेरती है, ऐसा अपना दूसरा नियम है। तो अपन दूसरे नियम को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखा समतल में जब वो मूव करेगी यानी गति करेगी, समतल में गति द्वारा समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है या बनाती है। समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है और समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपना जो अपन एक तरह से कहे कि अपना जो क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यानी क्षेत्रफल में समय के साथ जो परिवर्तन अगर अपन देखना चाहें तो वो कैसा रहेगा, अपना यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकती हूँ dA/dt = 0, ठीक है। यानी अपन क्या करते हैं,
जो भी अपना क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका अपन टाइम की रेस्पेक्ट में जब उसका अवकलन करवाते हैं, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में उसमें जो अपन चेंजेस देखेंगे तो वो क्या आएगा, अपना 0 आएगा, क्योंकि वो समान समय में क्या होगा, समान क्षेत्रफल को यहाँ पर कवर करेगा। क्लियर है? ये अपना दूसरा जो नियम है वो है। ठीक है, अब अपन इसके थर्ड लॉ को देखते हैं, तीसरे नियम को डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो नियम होता है वो इसके आवर्तकाल के बारे में बताता है। थर्ड रूल जो होता है वो इसके आवर्तकाल के बारे में होता है कि अपन जब मूव करते हैं, आवर्तकाल का जो वर्ग होगा, लिख देती हूँ मैं, प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होगा, वर्ग यानी स्क्वायर, आवर्तकाल का जब अपन वर्ग लेंगे, वर्ग जिस इलिप्स में वो मूव करेगा उस इलिप्स की क्या होगी, अर्ध अक्ष। ठीक है, वर्ग दीर्घवृत्त की या कक्षा की कह दो, क्योंकि कक्षा कैसी होगी अपन सभी जानते हैं, दीर्घवृत्तीय होगी। कक्षा की अर्ध अक्ष का घन के अर्ध अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अब देखिए कैसे, अपन ने जब प्रीवियस वीडियो में जब इलिप्सॉइड को डिस्कस किया था, इलिप्स के अंदर अपन ने जब मोशन को डिस्कस किया था, तब अपन ने क्या निकाला था, टाइम को निकाला था। ठीक है, अब जब अपन ने उस समय जब अपन ने टाइम को निकाला था, तो टाइम के लिए अपन ने क्या चीज़ निकाली थी, टाइम के लिए अगर आपको एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव किया था, याद हो तो, टाइम के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था 2 पाई अपॉन रूट म्यू a⁻3/2। ये अपन ने किसके लिए निकाला था, इलिप्स के लिए यहाँ पे मोशन को निकाला। मोशन को जब डिस्कस किया था तब अपन ने इस फॉर्मूले को क्या किया था, डिराइव किया था। ठीक है, तो अपन इस समय क्या करते हैं, अगर अपन इसका स्क्वायर करते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो अपना थर्ड लॉ है, थर्ड जो नियम आपने को दिख रहा है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो वो इलिप्स के अंदर मोशन से ही आया है। इलिप्स के लिए जब अपन आवर्तकाल को निकालते हैं तो इसी तरह से निकालते हैं। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगी तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में म्यू, और a की पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि t स्क्वायर किसके समानुपाती हो गया, a की क्यूब के। ठीक है, और यही अपना क्या कह रहा है, थर्ड नियम कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होता है वो उसकी अर्ध अक्ष, अपन जानते हैं कि पूरी अक्ष कितनी होती है, 2a होती है, तो उसका आधा अक्ष कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना, तो a की घन के समानुपाती होता है। ठीक है, ये अपना थर्ड लॉ रहता है। ठीक है, तो ये अपने केपलर के 3 नियम थे जिनको अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने से क्या क्या गिवन है, क्या वैल्यूज़ अपने को गिवन है और क्या अपने को यहाँ पे निकालना है। लिख लेते हैं अपन। पहले एग्जाम्पल की लैंग्वेज को देखते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका। एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर अपनी सकेंद्रीय कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम वेग दिया हुआ है, तो अपने को निकालना है सकेंद्रीय कक्ष की उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी, ई का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको अच्छे से समझाऊंगी। अपन ने एक फॉर्मूला तो देखा ही है सकेंद्रीय कक्षाओं के लिए कि v बराबर क्या होता है, h अपॉन में p होता है। ये चीज़ तो आपने देखी होगी। जब अपन ने सेंट्रल ऑर्बिट को डिस्कस किया था तो इस फॉर्मूले को अपन ने अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला होता है, ये अपन सभी जानते हैं। अब यहाँ पर अपने को 2 वेलोसिटी दे रखी है, एक तो अधिकतम दे रखी है, एक न्यूनतम दे रखी है।
ठीक है। और अपने को क्या कहा गया है कि अपने को एसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब देखिए ये अपना एक दीर्घवृत्त है जिसका ये तो क्या है, पोल है, और ये मैं मान लेती हूँ कि इसकी क्या है, नाभि है। ठीक है, और नाभि का कोफिशिएंट अपन जानते हैं AE, 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, ए के साथ में ई यहाँ पे, यानी ई क्या, ई किसको बताती है, एसेंट्रिसिटी को बताती है। ये अपना यहाँ पे 0 है। अपन जानते हैं कि ये पूरा 2A होता है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेती हूँ, एक पॉइंट अपना यहाँ पे है A और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है A'। ठीक है, इस तरह से अपने 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इनके लिए अपने को क्या निकालना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो जो भी वैल्यू, जो भी दूरी अपन देखते हैं दीर्घवृत्त के लिए, वो अपन कहाँ से देखते हैं, नाभि से देखते हैं। एक चीज़ आपको ये चीज़ पता होगी अच्छे से कि अपन यहाँ पे इलिप्स के अंदर जब भी कोई भी डिस्टेंस देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, नाभि से देखते हैं। उसकी नाभि डिसाइड करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है ये जो P होता है, ये किसको बताता है, यहाँ पे इसकी नाभि से दूरी को ही बताता है। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पे अगर पहली दूरी इसकी मान लो अधिकतम वाली कंडीशन लेते हैं और एक इसकी न्यूनतम वाली कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि इन दोनों सिरों पर A' और A' पर तो इसका मान कैसा है, न्यूनतम है। इधर A' ले लेते हैं, A' पर इसका मान कैसा है, न्यूनतम है, और A पर इसका मान कैसा है, अधिकतम है। वेग के लिए अपन ये चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, अपने को यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का मान है फाइंड आउट करना है। अब देखिए अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले में मान रखेंगे अधिकतम और न्यूनतम के लिए। ठीक है, अब देखिए अधिकतम वेग कहाँ पर है, मैंने आपको अभी बताया है। अधिकतम मान जो है वो है अपना A पर है। ठीक है, ऐसे A पर। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इस फॉर्मूले से, जो अधिकतम मान वाला होगा उसके लिए लिख लेते हैं। अपन यहाँ पे लिखेंगे H, अधिकतम मान अपना कितना है, 30 है। ठीक है, H अपना कांस्टेंट है, एक वैल्यू, तो इसमें तो कोई चेंजेस होना नहीं है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, अधिकतम, ये वाली डिस्टेंस ना A पॉइंट पर अधिकतम है, तो अपन इसको मैंने कहा नाभि से देखते हैं, P जो होता है, तो ऐसे A होगा, तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे ऐसे A। ये पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट नाम दे देंगे इसको। सेम अपन सेकंड जो है वो अपनी वेलोसिटी कितनी है, 29.2। ठीक है, तो अपन सेकंड के लिए लिख लेंगे 29 के लिए। यहाँ पे तो 29.2 होगा और यहाँ पर होगा 30। ठीक है, ये चीज़ आप इसको लेके चलेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। दोनों के लिए अपन ने इस तरह से इक्वेशन अपने को बनानी, एक अधिकतम के लिए बनेगी, एक न्यूनतम के लिए बनेगी। अब अपने को क्या करवाना है, इन दोनों का डिवाइड करवाना है। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। ठीक है, तो भाग दे दीजिए H अपॉन ऐस ए बटा H अपॉन ऐस ए डेस बराबर 29.2 बटे 30। ठीक है, तो यहाँ से अपने को H से H कैंसिल हो जाएगा, अपने को फाइंड आउट हो जाएगा एस ए डैश अपॉन एस ए इक्वल टू 29.2/30। ऐसा अपने को यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है उसको लिख लेते हैं। तो वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ पे एस ए डैश का। आप डायग्राम से एस ए डैश को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एस ए डैश अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे और ऐसे कैसे फाइंड आउट। अपन जानते हैं ये यहाँ से ये पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, a होती है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ से इसको देखना चाहेंगे, किसको, एस ए डैश को, तो ये यहाँ से देखेंगे, ये पूरी टोटल a है
और ए में से जब मैं ए ई को घटा दूंगी यानी इतनी डिस्टेंस को घटा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे डेस आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगी, ए माइनस ए ई बटे में एस ए को क्या लिखा जाएगा, ये इतना तो ए है ही और इसमें ए ई जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा अपना एस ए, यानी ए प्लस ए ई बराबर में कितना आ जाएगा 29.2/30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए वाला तो पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई अपॉन ए 1 प्लस ई 29.2/30। ठीक है, अब यहाँ से अपन ई के लिए सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 30 माइनस 30 ई इधर और इधर हो गया 29.2 प्लस 29.2 ई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, तो देखिए क्या बनेगा। अपने पास बन जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू 30 माइनस 29.2 और इधर में 30 ई को ले आई तो 30 ई प्लस 29.2 ई, ये अपने पास बचेगा 0.8। ठीक है, और ये अपने पास बचेगा कितना 59.2 ई। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको क्या करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, तो ई का मान आ जाएगा 0.8 बटे 59.2। अब इसको अपन काट लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/74, और ये किसका मान आ जाएगा अपने लिए, एसेंट्रिसिटी का मान यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यानी केपलर के जो ग्रहीय गति के नियम हैं उनको अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।